नतीजों पर फोकस। इसमें शुरुआत करते हैं बाजार के सबसे बड़े दिग्गज कंपनी जिसके रिजल्ट्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिला। 2,34,956 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 2,35,481 करोड़ रुपए रहा। पॉजिटिव था विद साइडवेज कह सकते हैं ग्रोथ। साथ ही प्रॉफिट में अगर देखें तो जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था करीब 11% प्रॉफिट डिक्लाइन की कर रहा था, लेकिन करीब 3.5% ही प्रॉफिट गिरा है। हालांकि इसमें देखें तो 1,000 करोड़ रुपए की अदर इनकम भी एक्स्ट्रा थी। अगर उसको हटा दें तो थोड़ा प्रॉफिट उसी लेवल पर आ जाएगा जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये तो रिलायंस के नतीजों की बात थी, लेकिन क्या कुछ हाइलाइट्स रहीं? क्योंकि एक दिग्गज कंपनी है, उनके बहुत सारे कारोबार हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका ऑयल टू केमिकल सेगमेंट रहा, जहां पर कि जो डेंट लगा है वो इसी सेगमेंट से लगा है। हम बात भी कर रहे थे क्योंकि इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो कम रहेंगे। 23.7% का एबिटा इनका ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में गिरा। जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो आय रही वो करीब 18% बढ़ी है, 37,000 करोड़ रुपए रहे। साथ ही अगर प्रॉफिट्स देखें तो करीब 23.5% बढ़कर 6539 करोड़ रुपए रहे। वहीं अगर आरपू देखें, चूँकि रेट बढ़ाए थे ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज ने जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में ही, तो इन्होंने भी बढ़ाए थे और इन्होंने ही शुरुआत की थी इनफैक्ट रेट बढ़ाने की। तो 181.7 से रुपये से बढ़कर इनका आरपू अब 195 रुपीज़ हो गया ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा जंप इनके आरपू में। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बोलते हैं कि एक यूज़र से कितना रेवेन्यू कमा रही है कंपनी, तो ये बढ़ा है। अब रिटेल सेगमेंट की बात करें तो इनका जो रिटेल सेगमेंट है वो थोड़ा वीक रहा है इस क्वार्टर में, खास तौर से टॉप लाइन के बेसिस पर, यानी कि सेल्स के बेसिस पर 3.5% इनकी आय गिरी, करीब 66,500 करोड़ रुपए रही। वहीं प्रॉफिट जरूर ठीक रहा क्योंकि इनके जो एबिटा मार्जिन्स थे वो 8.5% से बढ़कर 8.8% रहे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, रिटेल में, और जिसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट था वो 1.3% बढ़कर 2836 करोड़ रुपए रहा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट क्या था? डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट्स में सबसे बड़ा ये था कि बोनस की डेट को लेकर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बोनस की डेट आ जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखा नहीं। सोनम मैम, कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फॉर द लॉन्ग रन? बोनस अनाउंस तो है ही, डेट देनी है या नहीं देनी है, वो कब देनी है वो तो कंपनी बता ही देगी अपनी किसी ना कभी भी प्रेस रिलीज में। पोर्टफोलियो स्टॉक है या अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इसमें अच्छा इन लेवल्स पर? इस रिजल्ट के बाद जरूर हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स कई लोगों के एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं, थोड़ा स्लो डाउन आया कंपनी में। तो मैं बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर होल्ड कर सकते हैं, बट इस टाइम पे फ्रेश पोजीशन लेने की आई डोंट थिंक एक रिकमेंडेशन होगी। जी, ब्रिजेश सर, आप कैसे देख रहे हैं सर रिलायंस ऑन चार्ट? क्योंकि हमने देखा कि ये काउंटर पहले ही बोनस की अनाउंसमेंट से पहले चला था। बोनस की अनाउंसमेंट आई, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिक्लाइन होते हुए अब 200-300 रुपये नीचे आ चुका है। अब बोनस की डेट तो मिली नहीं सर, रिजल्ट्स मिले, रिजल्ट्स भी कोई इतने एनकरेजिंग नहीं थे, तो अब क्या करें सर? लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में, जो कि अगेन दर्शाता है कि हाल फिलहाल में ये नेगेटिव है। अगर हम इसके डेली चार्ट्स के पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्सटेंशन लेके, तो जो स्विंग आई था वो लगभग 3190 का था, जो उसका 3217 था, जो उसका 52 वीक आया था। वहाँ से इसमें गिरावट आई, जो कि 5 अगस्त का लो था 2850 से दोबारा इसमें जो बाइंग आई वो लगभग 3080 रुपये तक लेके गई। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय इसमें और गिरावट है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग एक 50 से 100 रुपया का डाउन साइड और है। वो जो लेवल मिलेगा, अगर उसको प्रिस्क्राइब करूं तो 2630 से लेकर 2660 के बीच में अगर ये ट्रेड होता है और वहाँ पर अगर हमको ये इस लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं, और वो भी मेरा मत है कि एटलीस्ट मिनिमम आपका 6 मंथ का व्यू होना चाहिए, वो लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। वहाँ से नीचे आप 2500 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और जो पुल बैक रैली देखेंगे वो दोबारा आप रिटेस्ट कर सकते हैं 3000 के और लेवल को। तो ये लेवल पे अभी भी नहीं, मेरा ऐसा मत है कि एटलीस्ट इसमें 50 से 100 रुपये की और गिरावट आती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा फॉर प्लेइंग फॉर पुल बैक रैली और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2530 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 3000 फॉर 6 मंथ ऑफ टाइम।
जी, एक हमारे दर्शक पूछ भी रहे थे सिद्धार्थ पांडा जी की 1 से 2 साल के विज़न के लिए करना क्या है। इन्होंने 2755 के ब्रिजेस सर लिए हुए भी हैं ये शेयर, तो ये पूछ ही रहे थे कि डिप में क्या और बाय कर सकते हैं। तो आपने डिप की एंट्री तो बता दिया, लेकिन इनका 2 सवाल इसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर, जियो फाइनेंशियल और आलोक इंडस्ट्री पर व्यू। क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज़ के कल रिजल्ट्स आए थे सर, रिजल्ट्स तो ख़राब थे, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस और बढ़ गया कंपनी का। और उनका एक प्लांट है जहाँ पर कि उनका कुछ समुद्री तूफान आया था, वहाँ पर उनका प्लांट को डैमेज हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है कंपनी को, लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू हिट हुआ है। तो आलोक इंडस्ट्री पर व्यू, और दूसरा जियो फाइनेंस पर व्यू आपका। जियो फाइनेंस के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो 355 360 का एक टफ रेजिस्टेंस था, वहाँ से इसमें एक गिरावट देखने को मिली और इस समय वो लगभग 337 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 330 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर वो ब्रेक करता है देन इट माइट रीटेस्ट द लेवल ऑफ 310 315। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं यही कहूँगा कि फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। अगर किसी ने बाइंग करके रखी है ऊपर के स्तर पे, तो आप 330 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 310 के आसपास आ सकता है। आलोक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आलोक इंडस्ट्री एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 24 रुपया, ऊपर में आप देखेंगे तो 29 रुपये के आसपास में, और वो जो 24 रुपये की रेंज है वो ब्रेक हो गई है। ऑल द मूविंग एवरेज उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेट में ट्रेड कर रहा है। ओनली प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा थिन है, लेकिन हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि रेंज अगर आप पकड़ेंगे तो 24 रुपये से 29 रुपये की जो रेंज है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता 24 रुपये के नीचे, तो आप मान के चलिए कि उसमें 24 रुपये में 5 रुपये और घटा दीजिए तो लगभग 19 रुपये के आसपास में ये इसकी वैल्यूएशन निकलती है आलोक इंडस्ट्री की। तो दोनों ही स्टॉक में इस समय हाल फिलहाल में अवॉइड की सलाह रहेगी। फ्रेश बैंक तो नहीं है। अगर किसी ने लेके रखा है तो जो स्टॉप लॉस सुझाएं आप उसको अजम्पशन ले सकते हैं। बिल्कुल। एक और काउंटर दिग्गज है कंपनी HCL टेक, जिसके कल हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे। रेवेन्यूज़ पढ़ देता हूं मैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 3% का जंप देखने के लिए मिला ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। साथ ही नेट प्रॉफिट डाउन था 1%, जो कि 4237 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला। हालांकि 4259 करोड़ से घटा है। हालांकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी और वीक थी। तो नेट प्रॉफिट इन लाइन या बेटर देन एस्टिमेट्स देखने के लिए मिले। खासतौर से एबिटा तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। कंपनी का एबिटा में 12% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं मार्जिन्स काफ़ी पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिले। कंपनी के 17.1 से बढ़कर मार्जिन्स 18.6% पर आते हुए दिखाई दिए। सोनम मैम, कैसे देख रहे हैं IT काउंटर्स को, स्पेशली TCS, जहां पर कि रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन HCL ने थोड़ा सा उसको सबसाइड किया, जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा था आफ्टर TCS रिजल्ट्स। अब IT पर आपका ओवरऑल व्यू, कौन से काउंटर रडार पर रखने चाहिए? देखिए, IT सेगमेंट में हम ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस क्वार्टर। और जैसे आपने बोला, TCS के रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि उनका रेवेन्यू मिक्स भी थोड़ा वीक होते जा रहा है। HCL टेक के रिजल्ट्स भी आई थिंक मैं कई एनालिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, तो कुछ ने इसको पॉजिटिव लिया है, कुछ ने एक्चुअली नेगेटिव भी लिया है इस रिजल्ट अनाउंसमेंट को। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है। मुझे लगता है कि IT सेगमेंट में जो रैली की हम आशा कर रहे हैं वो मे बी 1 से 2 क्वार्टर के बाद ही आए, बट पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर हमको ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो अपने एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं, और अगर उनकी डील पाइपलाइन में भी ग्रोथ हो रही है। जी विजय सर, आप कैसे देख रहे हैं सर HCL टेक को ऑन चार्ट्स? सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। में डेली चार्ट में ये ट्रेड हो रहा है इस समय 1858 के आसपास में, और 52 वीक हाई को अगर हम देखें तो 1882 का हाई है, और आज के सत्र में इसने 1882 का 52 वीक हाई बनाया है। क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? मेरा ऐसा मत है कि नहीं। किसी ने अगर डिप में अगर लेके रखा है तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि आप 1785 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो 2020 से 2025 के निकलते, तो फ्रेश बैंक तो नहीं बनती है, लेकिन अगर किसी ने लेके रखा है तो 1785 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। जी मुझे सर, चलने से पहले मैं आपके शेयर्स पूछना चाहूँगा जो आपकी रडार पर हैं।
दो स्टॉक्स हैं विवेक जी, दोनों ही बाइक साइड में हैं। नंबर 1 जो रहेगा टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से वो है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान में अगर हम देखें तो हाई ऑफ एयर बॉटम फॉर्मेशन अनदर पॉजिटिव साइन दिखाता है। इसका जो 50 वीक हाई था लगभग 2332 का था, वहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिलती है और इसने 1927 का एक लो बनाया, वहाँ से जो बाइंग देखने को मिली है वो इस समय दर्शाता है वॉल्यूम के संग में बाइंग आई है, पॉजिटिविटी है। ऑक्सीलेटर फ्रंट से देखें तो हाई लोज फॉर्मेशन है, अगेन पॉजिटिव साइन है। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, 2268 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 2090 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट की बात करूं तो 2400 रुपये का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 2600 रुपये का है। टाइम फ्रेम जो होल्ड ऑन का रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा, थोड़ा सा अगर चाहें तो और एक्सटेंड कर सकते हैं 2600 के लिए, लेकिन टाइम फ्रेम 1 हफ्ते का है, आजम्पशन आप लेके चलें। दूसरा जो काउंटर रहेगा वो पेट्रोलियम सेक्टर से रहेगा, हिंदुस्तान पेट्रो। अगर हम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है, ट्रेड करा, लेकिन एक ही पॉजिटिव साइन है कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया जो कि अगेन इट इज गिविंग अ बाय सिग्नल। इस समय 423 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं या कोई गिरावट आती तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा थोड़ा डीपर सपोर्ट है, लगभग 405 के आसपास का सपोर्ट है, आप उसका लगा सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 452 455 के रहेंगे। अगर उसको सस्टेन करके और उसके ऊपर बन देते हैं तो 470 तक जा सकते हैं। तो पहला जो टारगेट रहेगा 452 से 455 का रहेगा। टाइम फ्रेम दोनों ही काउंटर में 1 हफ्ते का रहेगा होल्डिंग का। बिल्कुल, तो ब्रिजेश सर की तरफ से 2 काउंटर जो कि सर के ने बाय रडार पर रखे हैं। एक HPCL जहां पर कि 423 पर ये काउंटर चल रहा है, 452 रुपये के टारगेट और 405 रुपये का एक स्टॉप लॉस। दूसरा काउंटर जो ब्रिजेश सर ने दिया है वो है रेडिको खेतान, यहाँ पर 2264 रुपये चल रहा है काउंटर, 2400 और 2600 रुपये के 2 टारगेट्स रखने हैं, 2090 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है। ब्रिजेश सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तीसरे काउंटर जिसमें कि आज सबसे तेज मूव देखने के लिए मिल रहा है आफ्टर रिजल्ट्स वो है एंजल वन। इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार और उसके बाद बात करेंगे सोनम मैम से कि किस तरह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। एंजल वन के रेवेन्यूज़ में देखें तो 44% का जंप देखने के लिए मिला और 1049 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 1515 करोड़ रुपए रहा और साथ ही प्रॉफिट में देखें तो 304 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 423 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 39% का जंप है। काउंटर में देखें तो करीब 9 से 10% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। सोनम मैम कैसे देख रहे हैं एंजल वन को और ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि हमने देखा कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री इन लाइन विद मार्केट परफॉर्म करती ही जा रही है और ये सभी शेयर जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जो दिग्गज शेयर हैं इन सभी के स्टॉक लगभग 3 से 4 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 2 या 3 साल में। अगर हम बात करें, क्या कुछ आउटलुक है आपका? नहीं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री जैसे आपने बोला कैपिटल मार्केट की जो इंडस्ट्री है उसमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिख रही है और इसमें हम फर्दर एक्सपेंशन एट अ वेरी गुड CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एंजल वन इसमें एक ऐसा काउंटर है जिसने अपनी लीडरशिप पोजीशन काफी अच्छी बना के रखी है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने जीरोधा के रिजल्ट देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने 5000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अभी एंजल वन आई थिंक 2nd या 3rd रैंक हो रहा है टोटल ऑनलाइन ब्रोकरेज में और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ी है। इसके अलावा ये कंपनी अलग सेगमेंट से भी एक्सपैंड कर रही है जैसे कि वेल्थ, और उनका आई थिंक इस टाइम पे ये रिजल्ट्स काफी इनकरेजिंग हैं और मेरे ख्याल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना सिर्फ ब्रोकरेज बट उसके रिलेटेड आपको जो भी और कंपनियां दिखती हैं जैसे कि कैम्सकेप, फिनटेक, CDSL, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। बिल्कुल, तो न सिर्फ ब्रोकिंग बल्कि आपको जो स्टॉक मार्केट में सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं लाइक CDSL, कैम्प्स और BSE, इन सभी शेयर्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरह के रिजल्ट्स आज एंजल वन ने दिए हैं उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट हमने देखा कि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस काउंटर पर देखने के लिए मिला। खासतौर से मोतीलाल ओसवाल का काउंटर भी 8% ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज जिन कंपनीज़ के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे एक बार उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं और अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज़ में से एक हैं। आज KEI इंडस्ट्रीज़ के नतीजे होंगे, SDFC लाइफ, SDFC AMCs, साथ ही रैलिस इंडिया, महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट्स आने वाले होंगे। SG फिनसर्व, ये इस कंपनी के भी नतीजे रहेंगे और साथ ही PVR आइनॉक्स, इसके भी नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। मैं एक एक करके बात करता हूँ, सेक्टोरल आउटलुक भी मिल जाएगा हमें। सोनम मैम, KEI इंडस्ट्रीज़ चूँकि केबल कंपनी है,
कॉपर की कीमतों से काफ़ी कुछ इन कंपनीज़ की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है इम्पैक्टेड रहती है, और लेकिन इनके पास अच्छी चीज़ ये होती है कि ये पास ऑन करने में भी काफ़ी कैपेबल हैं सारी जो भी केबल वायर कंपनीज़ हैं। कैसे देख रहे हैं मैम केबल कंपनीज़ को, स्पेशली केईआई जैसी कंपनीज़ को? देखिए अभी पिछले पिछले कुछ महीनों में या एक क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा है, क्योंकि ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन था। बट केईआई एक इमर्जिंग स्टॉक है केबल इंडस्ट्री में। आपका पॉलीकैब के बाद केईआई आता है, और केईआई ने पॉलीकैब से भी बेहतर ग्रोथ नंबर दिखाए थे फंडामेंटली। तो जरूर ये अच्छा स्टॉक है, और अभी पिछले हफ्ते के प्राइस मूवमेंट से लग भी रहा है कि स्ट्रीट में अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट हो रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड रहेंगे हम उनके रिजल्ट देखने के लिए। जी मैम, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी, आपने बात की थी कि ब्रोकिंग को छोड़कर अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो वहाँ भी इंटरेस्ट आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, और एचडीएफसी लाइफ थोड़ा सा इंश्योरेंस साइड पर चला जाता है। कैसे देखें एचडीएफसी के इन दोनों शेयर्स को? नहीं, तो एचडीएफसी एएमसी में भी आई थिंक हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। पिछले एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक में आई है, और ये सेम आपको कैपिटल मार्केट में अगर आप वहीं निप्पॉन इंडिया एएमसी या ऐसे रिलेटेड काउंटर देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिली है। और ये ग्रोथ अब फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, कि जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में एसआईपी वॉल्यूम और न्यू फ्रेश बाइंग डोमेस्टिक मार्केट में है, वो बढ़ती ही जा रही है, और अभी स्लो डाउन का चांस तो नहीं लगता है। तो जरूर ये अट्रैक्टिव है। आपने एचडीएफसी लाइफ की बात की, तो जरूर इंश्योरेंस काउंटर्स में भी मतलब इंडिया के इंश्योरेंस काउंटर्स आपके ग्लोबल इंश्योरेंस से काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और एचडीएफसी लाइफ उसमें प्राइवेट सेक्टर में एक लीडर है। तो उनके नंबर भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आजकल। जी, एक और पॉकेट मैम, रैलिस इंडिया, चूँकि ये सीज़न मॉनसून का मिला रहा जुलाई सितंबर क्वार्टर, और उसका एक इम्पैक्ट आता है एग्री से जुड़ी कंपनीज पर। कैसे देख रहे हैं मैम रैलिस इंडिया और या दूसरी एग्रोकेमिकल कंपनीज जिन पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है मॉनसून? बिल्कुल, देखिए इस टाइम पे एग्रोकेमिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है। बजट अनाउंसमेंट के बाद हमको दिख रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर साइड में आ रहा है, और एग्रोकेमिकल जैसे आपने बोला बहुत ही डायरेक्टली लिंक रहते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट से, और मॉनसून के पैटर्न्स पे भी इनका रेवेन्यू बहुत बहुत वैरी करता है। यहाँ पे रैलिस इंडिया एक काफी इंटरेस्टिंग काउंटर है। इसके अलावा धानुका यूपीएल, इस पे भी बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रहे हैं अपना एग्रीकेमिकल साइड में। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में मॉनसून का क्या इम्पैक्ट है रैलिस इंडिया में, आज देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे ख्याल से इस सेक्टर पे जरूर हमको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टॉक पे फोकस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। आज पीएसयू बैंक्स के नतीजों का भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने रिजल्ट्स देगा, और थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। मैम, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि जो भी पीएसयू बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे ही रहने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं आ रही है, 8 से 10% की ग्रोथ उनके प्रॉफिट्स में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें ये माना जा रहा है कि जो डबल डिजिट ग्रोथ होगी वो एक ऑन द हायर साइड देखने के लिए मिलेगी। महाराष्ट्र बैंक में भी कुछ इसी तरह का है। कैसे देखें मैम पीएसयू बैंक्स को इंक्लूडिंग महाराष्ट्र बैंक? देखिए यहाँ पे अगर हमें डबल डिजिट ग्रोथ मिलती है और पीएसयू बैंक की परफॉर्मेंस प्राइवेट बैंक से अच्छी जाती है, तो जरूरी एक पॉजिटिव होगा। इस टाइम बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि जो निम कंप्रेशन हो रहा है मार्केट में, और डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो रही है, और ये सारे जो स्ट्रक्चरल इशू है ये आई थिंक जब रेट कट का अनाउंसमेंट होगा या उसके बाद ही कुछ सॉल्व होंगे। तो पीएसयू बैंक के अच्छे नतीजे आएंगे तो उसका आई थिंक इम्पैक्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा। इस टाइम हमें काउंटर पे कोई एक्साइटमेंट होता नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक ये बैंकिंग सेक्टर में जब तेजी आएगी तो जरूर, अगर पीएसयू के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वहां पर उनको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। जी,
मैम पीवीआर आइनॉक्स के भी रिजल्ट्स हैं, कुछ एक रिलीज़ तो इस क्वार्टर में देखने के लिए मिली जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि ऑन द पॉजिटिव साइड हो, खासतौर से स्त्री 2 इस मूवी ने काफ़ी धूम मचाई और जो मूवी हॉल्स हैं उसमें थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी लेवल को भी इंक्रीज़ किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि ये एक दो रिलीज़ होती हैं जो कि पूरे क्वार्टर में वो हिट हो जाती हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी लेवल ओवरऑल अगर हम पिक्चर हॉल के लिए देखें, क्योंकि आजकल मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, 3-4 उनके एक ही हॉल, एक ही जो जगह होती है मॉल में, उसमें 3-4 स्क्रीन्स होती हैं, एक या दो स्क्रीन पर वो एक मूवी लगा लेते हैं, लेकिन बाकी स्क्रीन्स पर उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं आ पाती है। कैसे देख रहे हैं मैम पीवीआर को, और उस सिनारियो में ख़ास तौर से जब हम ये देख रहे हैं कि आजकल लोग थोड़ा सा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और जो ऐप बेस्ड जो एंटरटेनमेंट है उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? तो देखिए, मूवी सेगमेंट को जैसे आपने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी पे जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। पीवीआर आइनॉक्स ने रिसेंटली खुशी एडवर्टाइजिंग के साथ साउथ इंडिया में टाई अप किया था, और आई थिंक वो साउथ इंडिया मार्केट में अपनी एडवर्टीजमेंट सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे एज अ इंडस्ट्री थोड़ा अंडर प्रेशर है, और जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छे रिलीजेस नहीं आए हैं जिससे ज्यादा एक्साइटमेंट हो। अब ये तो हमको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे रिलीजेस आते हैं। बट हाँ, कंपनी जरूर यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है, जैसे एडवर्टाइजिंग में उन्होंने साउथ इंडिया में कुछ काम किया है, और हम देखेंगे रिजल्ट्स पे कैसा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। एक हमारे कुछ एक दर्शक भी हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। प्रीत राय जी का सवाल काफ़ी देर से आ रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ये थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहती हैं, लुधियाना से सवाल पूछ रही हैं। मैम, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इनका क्वेश्चन तो खैर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर है, जिसमें कि हमने देखा कि इनके जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट है यहाँ पर एबिटा मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चूँकि इसमें ज़्यादा इंफ्रा इस स्पेस में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं नहीं, तो कैसे देख रहे हैं मैम जेएसडब्ल्यू ग्रुप को और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को? नहीं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जरूर यहाँ पे बहुत ही मतलब इंडिया का आई थिंक टॉप 4-5 ग्रुप्स में आता है एज अ बिजनेस, और काफी स्ट्रॉन्ग इनके अक्रॉस द बोर्ड सारे बिजनेस में हमको नंबर दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो अदानी पोर्ट के बाद ये सबसे बड़ी कंपनी है जो पोर्ट एंड सर्विसेज में आती है, और जैसे आपने बोला इनका एबिटा ग्रोथ और इनका प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इनकी रिटर्न्स भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो अगर यहाँ पे आप पोजीशन लेना चाहें आप जरूर ले सकते हैं। ये स्टॉक भी थोड़ा सिक्लिकल है, और आपने पिछले एक क्वार्टर में देखा है कि थोड़ा सा सिक्लिकल इकोनॉमी लिंक स्टॉक में कंसोलिडेशन आया है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि हमें लगता है 1 से 2 क्वार्टर के बाद यहाँ पे अच्छी तेजी आ सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस काउंटर पर तो पॉजिटिव व्यू है। मैम, आपकी रडार पर वैसे आजकल कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से ऐसी थीम चल रही है जहाँ पर कि आप लोग एज एन पोर्टफोलियो मैनेजर आप सोच रहे हैं कि ये थीम अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म थीम है, ये मिड टर्म थीम है, ये शॉर्ट टर्म थीम है? ऐसी कौन सी थीम्स आपके माइंड में चल रही हैं? देखिए, इस टाइम पे अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ी सी कंजम्पशन रिलेटेड थीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हमने इस टाइम पे फूड सेगमेंट, एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल हर जगह पे पोजीशन ले रखी है। फार्मास्यूटिकल थीम यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये है। आई थिंक फेस्टिव सीजन के लिए भी हम देख रहे हैं भाई, क्योंकि बाइंग चालू होने वाली है, तो लग्जरी सेगमेंट, वॉचेस, ज्वेलरी और तरह तरह के इवन ऑटोज में कहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा नजर लगी हुई है। और मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में थोड़े डिफेंसिव थीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया की ग्रोथ फिर से वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी, और हमारे सिक्लिकल सेक्टर वापस तेजी दिखाएंगे। बिल्कुल। सोना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।